गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अग्रसेन स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ऊर्जा के बारे में बताया था। हमने बोर की अवधारणा के द्वारा 9वीं कक्षा की ऊर्जा निकाली थी। कुछ फॉर्मूले लिखे थे, जिसमें से मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे कि ये तो हमको याद होने चाहिए, और ये ऐसे याद होने चाहिए कि आपको सोकर भी कोई उठाए तो पूछ ले तो आप बता दो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, क्वेश्चंस में काम आते हैं। अब देखिए, कल तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा का परिकलन करो। क्वेश्चन क्या है पहला? हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा का परिकलन करो, या ऊर्जा क्या होगी। आपको पता है ऊर्जा E बराबर En बराबर क्या लिखा था? -13.6 इंटू Z² अपॉन N², या N² अपॉन Z² अपॉन N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये लिखा था। अब हमको क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा, प्रथम कक्षा दी हुई है और हाइड्रोजन परमाणु दिया हुआ। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 1। प्रथम कक्षा मतलब N बराबर भी 1। यहाँ पर Z और N का मान क्या रख दो? 1 1 रख दो। तो E1 बराबर क्या आएगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, इधर भी और इधर भी 1 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 से 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा, जिसे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहे हैं, पर एटम नहीं लिख रहे। लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। ये ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। यदि आपसे द्वितीय कक्षा की ऊर्जा निकलवाए तो द्वितीय कक्षा की ऊर्जा के लिए Z बराबर तो क्या रहेगा? हाइड्रोजन के लिए 1, N बराबर 2, तो E बराबर क्या होगा? -13.6 इंटू Z मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का भाग जब इसमें दोगे तो कितना आएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, यदि आपसे तृतीय कक्षा की बात करें, कौन सी कक्षा? तृतीय कक्षा। तृतीय कक्षा के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर वही क्या होगा? 1, N बराबर 3, तो E बराबर क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये किस में? माइनस में। ये चीज़ समझ में आई होगी। हमको क्या करना है? बस N का मान ही तो चेंज करना है आपको। यदि 4th क्लास के लिए निकाले तो E4 के लिए निकालोगे तो यहाँ पर Z बराबर 1 और N बराबर 4 का स्क्वायर मतलब हम 13.6 में किसका भाग दे देंगे? 16 का, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अपॉन 16, कितना आएगा सॉल्व करने पर? लगभग 0.85 के लगभग आएगा। कितना आएगा? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने तो आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम ऊर्जा के लिए कैसे निकालते हैं, Z का मान क्या होगा, N का मान क्या होगा। आप Z और N के मान रखते जाइए, किसी भी परमाणु के लिए किसी भी कक्षा की ऊर्जा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जो हम
बोर मॉडल पढ़ते हैं, हमने जो ये एनर्जी निकाली है वो किससे निकाली है, बोर मॉडल से। तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो किस पे लगता है, एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जैसे He+, Li+2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि Li+2 की तृतीय कक्षा, Li+2 की तृतीय कक्षा की ऊर्जा का परिकलन करो या ऊर्जा ज्ञात करो। कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। अब हमने यहाँ पर क्या लिया, Li+2, Li के लिए Z बराबर क्या होगा, Li के लिए 3, N तृतीय कक्षा है तो 3, Z भी 3, N भी 3, क्योंकि Li का परमाणु क्रमांक क्या होता है 3। तो E बराबर क्या लिखेंगे, -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब Z का स्क्वायर और N का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब इसको सॉल्व करेंगे, इस 3 के स्क्वायर से ये 3 का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस प्रकार हमने किसके लिए एनर्जी निकाली है, Li+2 के लिए। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के कुछ पद होते हैं कि कौन कौन सी ऊर्जाएं काम में आती हैं यहाँ पर ऊर्जा स्तरों में। तो हम उनको क्या नाम दे सकते हैं, क्वांटीकरण के विभिन्न पद, क्योंकि हमने जो ऊर्जा पढ़ी है वो कैसी पढ़ी है, क्वांटीकृत पढ़ी है, hν के रूप में पढ़ी है। तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटीकरण के विभिन्न पद। अब देखिए, क्वांटीकरण के विभिन्न पद में क्या करेंगे हम, जो आपने ऊर्जा स्तर से लिए थे, अब ऊर्जा स्तरों को मैंने बताया था किस प्रकार लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो इस प्रकार, कितने भी ऊर्जा स्तर ले लो। तो हम लास्ट अनंत E इनफाइनाइट, इधर यहाँ शुरू कहाँ से होंगे, n बराबर 1 से, तो n बराबर 1 से मतलब E1, E2, E3, E4 सो ऑन, E अनंत। E अनंत पे ध्यान रखना, E अनंत का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, कि वहाँ पर जो आपकी ऊर्जा होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। अब देखिए, यहाँ पर ऊर्जा के कुछ विभिन्न पद काम आते हैं, जिनमें से आपके 5 पद होते हैं। पहला, मूल अवस्था। पहला क्या होती है, मूल अवस्था, जिसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। दूसरा पद होता है आपका उत्तेजन अवस्था। जिसका नाम होता है एक्साइटेड स्टेट। तीसरा पद जो होता है वो होता है उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव, जिसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड पोटेंशियल। चौथा जो पद होता है वो होता है पृथक्करण ऊर्जा।
जिसे बोला जाता है सेपरेशन एनर्जी। जो आपका पांचवा पद होता है वो होता है आयनन विभव। जिसे आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए इन पांच पदों को हम इन ऊर्जा स्तरों में देखेंगे। जब इन ऊर्जा स्तरों में देखेंगे तो सबसे पहला पद आता है मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निम्नतम ऊर्जा अवस्था क्या कहलाती है? मूल अवस्था कहलाती है। अब देखो ये कोई परमाणु है, परमाणु में सबसे लो एनर्जी की अवस्था कौन सी है आपकी? E1। यहाँ पर कौन सी है? E1। तो ये जो E1 होगी ये क्या कहलाएगी? आपकी मूल अवस्था कहलाएगी। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर जो मूल अवस्था होगी वो कौन सी होगी आपकी? E1। ये क्या होगी? मूल अवस्था। तो ये चीज़ समझ में आई। हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निम्नतम ऊर्जा अवस्था को क्या बोला जाता है? मूल अवस्था कहा जाता है। देखिए जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एनर्जी क्या है? सबसे कम एनर्जी है। सबसे कम एनर्जी है तो इसे क्या बोलेंगे? मूल अवस्था बोलेंगे। आपको पता है, आपको ऐसा लग रहा होगा सर यहाँ पे तो जीरो हो रही है, यहाँ पर E1, आप कैसे कम बोल रहे हो? तो आपको पता है हमने जब E1 निकाली थी वो कितनी निकली थी? E1 क्या होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है माइनस ये नेगेटिव है और ऊपर क्या है? जीरो। और नेगेटिव छोटा होता है किससे? जीरो से। तो छोटी कम कौन सी हुई? नेगेटिव वाली, इसलिए इसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ये क्या है आपकी? मूल अवस्था। अब हमारी पहली टर्म क्लियर हो चुकी है। ध्यान से लिख लेना चाहे परिभाषा को इसको, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निम्नतम ऊर्जा अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, जो मूल अवस्था होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्टार डाल के, कि यहाँ पर मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्थायी। ये आपकी बात हो गई मूल अवस्था की। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मूल अवस्था क्या होती है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? उत्तेजन अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, किसी भी परमाणु में मूल अवस्था को छोड़कर, ये बोल सकते हैं किसी भी परमाणु में मूल अवस्था को छोड़कर बचे हुए सभी ऊर्जा स्तर उत्तेजित अवस्था कहलाती हैं या उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो मूल अवस्था यहाँ पर क्या है? सिर्फ E1 को छोड़कर जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे वो सभी क्या होंगे? आपके उत्तेजित अवस्थाएं होंगी। तो यहाँ से E2 से लेके आपकी E अनंत तक ये सभी कैसी होंगी? उत्तेजित अवस्था। कैसी होंगी? उत्तेजित अवस्था होंगी। ये बात समझ में आ गई आपको कि मूल अवस्था को छोड़कर जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे वो सभी क्या होंगे? उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट होंगी, ये ग्राउंड स्टेट। अब दो चीज़ तो आपके समझ में आ गई। तो हम यदि आपसे कोई पूछे कि मूल अवस्था को यदि n से डिनोट किया जाए तो उत्तेजित अवस्था को किससे करेंगे? n+1 से लेके सो ऑन, n+1 से वो कितना भी हो सकता है। थर्ड नंबर पे आपका आता है उत्तेजन विभव, एक्साइटेड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से
उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है? आपकी उत्तेजन विभव कहलाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्तेजन विभव कहलाती है। उत्तेजन विभव मतलब आप किससे प्रदर्शित कर रहे हो? एक्साइटेड पोटेंशियल EP, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? EP से। अब आपकी मूल अवस्था कौन सी है यहाँ पर? E1। अब उत्तेजित अवस्था कौन सी है? E2, E3, E4, E5 डॉट 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 E अनंत तक। अब यदि आप यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को E2 में ले जाते हो तो वो कौन सी है आपकी? EP। यहाँ से यदि E1 से E2 में ले जाते हो वो भी क्या है आपकी? EP, मतलब एक्साइटेड पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट है आपकी पृथक्करण ऊर्जा। पृथक्करण ऊर्जा क्या होती है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से छोड़कर अन्य किसी अवस्था से अनंत में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है। ध्यान रखना, मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जा सकते। कहाँ से ले जाएंगे? मूल अवस्था के अलावा किसी भी अवस्था से, मतलब किसी भी उत्तेजित अवस्था से अनंत में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? पृथक्करण ऊर्जा। तो देखिए, मूल अवस्था से तो हम ले जा नहीं सकते, तो कहाँ से लेके जाएंगे? उत्तेजित अवस्था से। और उत्तेजित अवस्था से कहाँ पर? अनंत पर। तो अनंत पर ले जाने के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? आपकी SE, जिसे बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी, पृथक्करण ऊर्जा। E3 से भी यदि अनंत पे ले जाएंगे तो ये भी क्या होगी? आपकी सेपरेशन एनर्जी, SE। तो समझ में आना चाहिए आपको कि SE क्या होती है, EP क्या होती है, मूल अवस्था क्या होती है, उत्तेजित अवस्था क्या होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब इनकी एनर्जी को निकाला जाएगा तो EP क्या होती है? EP तो हम कह रहे हैं कि किसी भी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था के जो मिड का अंतर होता है, हमने यही तो किया है कि किसी भी मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को लेके गए यहाँ तक, तो ये बीच का जो गैप होता है यही तो एनर्जी होगी आपकी, इतनी तो एनर्जी आप दोगे। तो EP का मान कैसे निकालेंगे? EP का मान निकालेंगे, EP बराबर क्या हो जाएगा? En माइनस E1। n का मान कुछ भी हो सकता है, n बट नॉट इक्वल टू 1। क्या नहीं होगी? 1 नहीं होगी। नेक्स्ट यदि हम SE की बात करें, सेपरेशन एनर्जी की बात करें, SE का मान क्या होगा? E इनफाइनाइट। लास्ट में तो कहाँ जाना है? उसको अनंत पर ही जाना है, लेकिन ये E क्या होगा? n होगा। n का मतलब यहाँ पर n नॉट इक्वल टू 1। ये कहाँ से नहीं जाएगी? आपकी मूल अवस्था से नहीं जाएगी, उत्तेजित अवस्था से अनंत पर कहीं पर भी जा सकती है। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? आपका पृथक्करण ऊर्जा का, सेपरेशन एनर्जी का। तो ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो E अनंत का मान यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। अब सर ये कैसे निकाला आपने? तो आपने तो फॉर्मूला पढ़ा है, अपन तो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या पढ़ा है? En बराबर -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। यहाँ पर कौन सी कक्षा ली है हमने? अनंतवी कक्षा। अनंत मतलब n बराबर इन्फिनिटी। जब n बराबर इन्फिनिटी होता है तो आपको पता है इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर E इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे? 13.6 इंटू Z² एज इट इज़ 1/0 का होल स्क्वायर। अब जब ये 0 नीचे की साइड है, ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर किसी भी टर्म से 0 मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा क्या हो जाता है? 0। इसलिए E इन्फिनिटी का मान क्या आता है? 0। ध्यान रखना कैसे किया है हमने, इधर देख लो। E इन्फिनिटी 0 से ये पूरी टर्म क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई, जिससे कारण ये पूरा क्या आ गया? 0 आ गया। ये बात ध्यान रखना। तो ये क्वांटीकरण के पद हैं आपके। नेक्स्ट है आपका आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है।
क्या बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी परमाणु के लिए मूल अवस्था से अनंत तक ले जाने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन विभव। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। तो आईपी हम क्या बोल सकते हैं? आईपी बराबर आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी बराबर क्या बोल सकते हैं कि ई अनंत माइनस ई1। क्या बोल सकते हैं? ई अनंत माइनस ई1, ये बोल सकते हैं, क्योंकि इतना ही तो गैप है इन दोनों के बीच में कि ई अनंत की ऊर्जा जो होगी और ई1 की ऊर्जा होगी, इन दोनों के बीच में जितनी ऊर्जा होगी वही क्या होगी? आपकी आईपी। नेक्स्ट देखो, इसमें हम इस आईपी को और क्या बोल सकते हैं? ईपी प्लस एसी। क्या बोल सकते हैं? ये वाली ईपी और ये वाली एसी दोनों को जोड़ दें ध्यान से, ये वाली तो एसी और ये वाली ईपी दोनों को जोड़ दें तो क्या निकलेगा? फिर भी आईपी। तो आईपी का दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है? ईपी प्लस एसई, दोनों को मिला देंगे तब भी हमको क्या मिलेगी? आयनाइजेशन पोटेंशियल मिलेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्वांटीकरण के विभिन्न पद पढ़े थे, जिनमें से मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजन विभव क्या होती है, पृथक्करण ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव क्या होती है, ये सब कुछ देखा है। मैंने परिभाषाएं वैसे ओरली बोली हैं तो आप उनको एक बार नोट कर लेना। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए, अब हम जो हमने कंसेप्ट समझे थे उत्तेजन विभव के, पृथक्करण ऊर्जा के, आयनन विभव के, उन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमको करने कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या पूछा है? हाइड्रोजन के प्रथम उत्तेजन विभव की गणना करो। दूसरे पे क्या पूछा है? हाइड्रोजन के द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा की गणना करो। तीसरे में क्या पूछा है? हाइड्रोजन के आयनन विभव की गणना करो। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर ही बना लेते हैं, जिससे हमको आसान हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन की ऊर्जा स्तर बनाते हैं। सबसे पहले वही E1, E2, E3, E4 डॉट 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 E इन्फिनिटी। अब देखिए हमको क्या करना है? प्रथम उत्तेजन विभव। प्रथम उत्तेजन विभव का मतलब क्या है? उत्तेजन विभव होता ही क्या है, पहले तो वो पता होना चाहिए हमें। उत्तेजन विभव मैंने क्या बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाएगा। प्रथम उत्तेजन विभव का मतलब है कि प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाएगा। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी है? आपकी E2। ध्यान रखना, क्योंकि उत्तेजित अवस्था कहाँ से स्टार्ट होती है? E2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि E1 तो क्या है? आपकी मूल अवस्था। ये आपकी क्या है? प्रथम उत्तेजित अवस्था। ये चीज समझ में आई आपके? अब देखो, प्रथम उत्तेजन विभव मतलब मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला गैप यहाँ से यहाँ तक E1 से E2, तो हमको क्या निकालना है? ये वाला गैप निकालना है। तो प्रथम उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे? EP1। EP1 का मान क्या होगा? E2 माइनस E1। क्या होगा? E2 माइनस E1 मतलब E2 और E1 के बीच का अंतर। अब E2 और E1 कैसे निकाले सर हम? तो अब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा ही चुका हूँ, तो करो। क्या होता है? E का फॉर्मूला, En का फॉर्मूला माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन N²। मान रखो यहाँ पर, देखो Z का मान, हाइड्रोजन है तो Z बराबर तो क्या हो जाएगा? 1। N का मान वेरिएबल होगा तो रखो मान, क्या होगा? माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन E2 मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 13.6 इंटू
जेड की जगह वही 1 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा देखिए, -13.6/4, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 13.6। मैंने बताया जब इसमें भाग देते हैं इसका तो कितना आता है आपको पता होना चाहिए, कितना आता है, -3.4 प्लस 13.6। जब इस प्लस वाले में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या हो जाएगी, प्रथम उत्तेजन विभव हो जाएगी आपकी। समझ में आया। हमको क्या निकालना है, प्रथम उत्तेजन विभव, मतलब मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। यदि द्वितीय उत्तेजन विभव की बोलता तो वो मूल अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में जा रहा था। द्वितीय उत्तेजित अवस्था कौन सी होती, E3, ध्यान रखना। प्रथम उत्तेजित E2, द्वितीय उत्तेजित E1, मूल अवस्था सॉरी द्वितीय उत्तेजित होती E3, प्रथम उत्तेजित E2 और मूल अवस्था E1। अब देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे प्रथम उत्तेजन विभव पूछ ले, द्वितीय पूछ ले, तृतीय पूछ ले। प्रथम का मतलब पहली उत्तेजित अवस्था में जा रहा है, द्वितीय का मतलब दूसरी उत्तेजित अवस्था में जा रहा है, तृतीय का मतलब तीसरी उत्तेजित अवस्था में जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन की पृथक्करण ऊर्जा बताइए। पृथक्करण ऊर्जा की परिभाषा पता होनी चाहिए पहले तो, कि पृथक्करण ऊर्जा क्या होती है। पृथक्करण ऊर्जा क्या होती है कि मूल अवस्था को छोड़कर किसी भी उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को अनंत ऊर्जा पर पहुंचाने के लिए, अनंत ऊर्जा स्तर पर पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है आपकी, पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है। यदि आप यहाँ E2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था से अनंत पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रथम पृथक्करण ऊर्जा। यदि E3 से लेके जाओगे तो द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा, E4 से लेके जाओगे तो तृतीय पृथक्करण ऊर्जा। मतलब जिस उत्तेजित अवस्था से लेकर जाओगे वही उसकी उत्तेजन विभव या पृथक्करण ऊर्जा हो जाएगी। जैसे आप प्रथम उत्तेजित अवस्था से लेके जाते हो तो वह क्या हो जाएगी, प्रथम पृथक्करण ऊर्जा। द्वितीय उत्तेजित अवस्था से लेके जाते हो तो वह क्या हो जाएगी, द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा। तृतीय उत्तेजित अवस्था से लेके जाते हो तो ये क्या हो जाएगी, तृतीय पृथक्करण ऊर्जा। तो हम कहाँ से लेके जा रहे हैं, द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा से। मतलब द्वितीय कौन सा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, ये तो प्रथम हो गई, ये कौन सी आपकी द्वितीय। तो यहाँ से अनंत तक, तो इन दोनों के जो बीच का गैप होगा वो ही क्या होगा आपका, द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा। तो हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में EP2 मतलब द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा, E अनंत माइनस E3 है ना आपका द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो देखिए E अनंत का मान मैंने आपको बताया था क्या होता है, 0 माइनस E3। आपको सिर्फ क्या निकालना है, माइनस E3 का मान निकालना है। E3 क्या होता है आपका, तो हम क्या लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, E3 मतलब n बराबर 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन के लिए आयनन विभव। हाइड्रोजन के लिए जब आयनन विभव की गणना करेंगे तो उसके लिए तो सिंपल सा है कि हमने क्या बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से इनफाइनाइट ऊर्जा स्तर पर ले जाने के लिए दी गई ऊर्जा, मतलब यहाँ से अनंत तक ले जाने के लिए दी गई ऊर्जा, तो IP क्या होगी, E अनंत माइनस E1। E अनंत क्या होता है, 0, E1 हम निकाल लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, IP बराबर माइनस E1। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 13.6। हाइड्रोजन के लिए Z का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन E1 पहली
कक्षा की ऊर्जा है तो E1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या होगी आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। अब इससे आगे का मैटर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिए। आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप पर नहीं होते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपको सॉल्व करके दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।